हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ गौरव जोशी एंड मैं हूं आपका एजुकेटर फॉर क्लास 11th इन क्लास 12th स्टैंडर्ड। एंड ये है मेरा क्लास फॉर 11th स्टैंडर्ड। एंड आज का हमारा टॉपिक है, हम दो चैप्टर्स को बेसिकली रिवाइज करने वाले हैं। फर्स्ट वन बीइंग रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काम की चीज़ है। और दूसरा आपका थर्ड चैप्टर सम एनालिटिकल टेक्निक्स। तो कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये दो चैप्टर हम आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो वेलकम टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अनअकैडमी एंड दिस इज़ योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप अनअकैडमी दैट इज़ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री एजुकेटर गौरव जोशी एंड मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। एंड आज के टॉपिक्स जैसे हमने डिस्कस किए होंगे दो रिविजन सेशन ऑन रेडॉक्स रिएक्शन एंड सम एनालिटिकल टेक्निक्स। तो चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 3 एंड 6 ये दो चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। देखो बच्चे लोग, फर्स्ट चैप्टर जो है उसका रिवीजन लेक्चर ले लिया मैंने ऑलरेडी। सेम सेकंड चैप्टर का भी हो चुका है। अब ये थर्ड चैप्टर और सिक्स चैप्टर को हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर का रिवीजन करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। और फिर सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, ये तीन चैप्टर का रिवीजन साथ में करेंगे। साथ में करने का रीज़न ये है कि ये तीनों चैप्टर्स काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ये तीन चैप्टर्स काफ़ी रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स के बारे में है, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में। तो ग्रुप, पीरियड, ट्रेंड, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, काफ़ी कुछ इसमें मैच होता है। तो इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे, रिवाइज साथ में करेंगे। फिर ये होने के बाद हम लोग साथ में सॉरी, ये होने के बाद हम लोग 14th और 15th चैप्टर साथ में रिवाइज करेंगे। कारण सिंपल सा है, ये चैप्टर्स भी काफ़ी एक दूसरे से मैचिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर साथ में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझेगा और बहुत देर तक याद रहेगा। तो ये कुछ एक प्लान होने वाला है हमारा रिविजन का। अनअकैडमी के बारे में बच्चा लोग आपको पता होगा कि यू कैन आस्क एनी डाउट ऑन अनअकैडमी। उसके आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। बस आपको करना ये है कि आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है और उसका जाके आस्क डाउट फीचर का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी पिक्चर लेकर, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन जो भी पिक्चर है, आप वो पिक्चर लेकर आप सेंड कर सकते हैं। आपको सामने से इसका वीडियो सोल्यूशन, जो भी आप डाउट पूछेंगे उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई है। बट ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो आपका डाउट है, आप उसका जो पिक्चर क्लिक करेंगे वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। क्लियर इन द सेंस एटलीस्ट हमको दिख जाए कि डाउट क्या है। और एक साथ एक ही पिक्चर में 2-3 क्वेश्चंस ना हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका एग्जैक्टली डाउट क्या है। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने पिक्चर को क्रॉप करके अपलोड करें, ताकि हम आपके उस डाउट का आंसर, स्पेसिफिक डाउट का आंसर दे सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन का भी अवेलेबल ऑप्शन है। दैट इज़, आपको अगर हमारे साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, फुल सिलेबस डिटेल में पढ़ना है। अभी जैसे आपका 11th के एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, 12th के एग्जामिनेशन बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो उन एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ में। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं हमारे पास। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके अलावा आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। अनअकैडमी आपको अलग अलग तरीके की ऑफर प्रोवाइड करता है इन सब्सक्रिप्शंस को लेकर। आपको करना ये है कि आपको बस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, घर पे बैठना है और आराम से पढ़ाई करनी है। आपको दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब आप अगर एचएससी क्लास 11th स्टैंडर्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अभी तो 11th स्टैंडर्ड खत्म होने आ गई, बट मान लो आप 11th का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप 11th प्लस 12th दोनों के वीडियोस देख सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, और अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, जितना बार आपको देखना देख सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स हम लेते हैं वो सारे रिकॉर्डेड सेशंस के फॉर्म में आपकी ऐप पर अवेलेबल होंगे। तो अगर कोई लेक्चर आपने मिस कर दिया तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आपको उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लाइव देखेंगे तो आपको बेटर है, आपको इंटरेक्शन करने मिल जाएगा मेरे साथ, बाकी टीचर्स के साथ में। लाइव नहीं देखना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, लेक्चर चल रहा है, तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख लें लेक्चर के बाद में, जो कि लेक्चर के बाद अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको एक मेंटर दिया जाएगा। वो मेंटर आपका पूरा ट्रैक करेगा कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आपके ऊपर एक नज़र रखेगा। तो कुछ बच्चों को ऐसा एक चाहिए रहता है कि कोई मेरे साथ हमेशा रहे, जो मेरी मदद करे, मुझे ध्यान रखे कि मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। तो उसके लिए अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। लेक्चर के बाद जो भी मैं पीडीएफ में से पढ़ाता हूँ, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, वो लेक्चर के बाद उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं, या आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने फाइल में रख के जैसा आप उसका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मतलब हमारी पीपीटीज जो है वो आपके लिए अवेलेबल होती हैं आफ्टर द लेक्चर। प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज, मतलब अलग अलग बैचेस होते हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। एक बैच होगा, उसमें अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स चलते रहेंगे। आपको बस वो पूरे बैच को ज्वाइन कर लेना है। तो जब भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का लेक्चर होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लाइव देख सकते हैं या तो रिकॉर्ड देख सकते हैं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी अफोर्डेबल है।
आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको सिर्फ 6,750 रुपीज़ पे करना है। इस पर भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लेते हैं GJ Sir Live, ये मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड से आप लोगों को मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट। तो 6,700 में से 6,750 रुपीज़ में से 675 रुपीज़ कम हो जाएंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको ये 6,000 रुपीज़ का पड़ेगा। तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,000 का पड़ेगा। अगर आप अभी 11th में है तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको कुल 13,500 रुपये पे करना है, और इसमें से भी आपका 10% ऑफ यानी 1,350 रुपये कम हो जाएंगे, अराउंड 1,350 रुपीज़ कम हो जाएंगे। तो आपको कुछ ये पड़ेगा 12,000 रुपये का, 12,500 रुपये का आपको ये पड़ेगा। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 12.5 थाउजेंड रुपीज़ बहुत है। उसके अलावा आप लोगों के पास EMI ऑप्शंस भी हैं। EMI यानी आप एक साथ नहीं पे कर सकते, तो मंथली पेमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। खैर जो भी है, ये सब आप लोगों को आपके बेनिफिट के लिए है। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं आप, क्योंकि 13,000 एक साल के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और इतने सारे एजुकेटर्स का आपके पास ऑप्शन है, आपके पास आपकी लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप मराठी में भी पढ़ सकते हैं इन केस अगर आपको हिंदी इंग्लिश नहीं जमता है तो। उसके अलावा अगर आपको मराठी नहीं जमता है तो आप हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। मैं अपने लेक्चर्स हिंदी इंग्लिश में लेता हूँ क्योंकि मेरी मराठी वीक है। ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे, और ट्रस्ट में सारे के सारे एजुकेटर्स बढ़िया है, आपको मज़ा आएगा लेक्चर्स में। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। 6 चैप्टर से शुरू करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। 6 चैप्टर इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बच्चा लोग इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये चीज़ मेरे ख्याल से 12th में भी 10th में भी पढ़ी है, तो आप लोगों को पता होगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, बेसिक आइडिया तो एटलीस्ट होगा। बट 11th स्टैंडर्ड में से कुछ 25% सिलेबस जो है इस साल वो रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पर अब नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वो भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और एक बैलेंसिंग का मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड, जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं, थोड़ा टफ है, तो ये भी हटा दिया है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। देखो बच्चा लोग, चैप्टर पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करेंगे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकें। ईजी टॉपिक्स फिलहाल हम साइड में रख देंगे क्योंकि वो आप रीड करके भी समझ जाएंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहली चीज़ आती है, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की वो है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं कई बार। तो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग का मेथड, कि रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे होती है। इसके लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन मेथड। वो जो मेथड है वो हम लोग आप लास्ट में देख लेंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे दूंगा। स्टार्टिंग करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, नाम से समझ में आता है कि ये रेड दैट इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का मिक्सचर है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब समझना पड़ेगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली एक ही डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा और भी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के, बट ये डेफिनेशन इतने ज़्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको बस ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर कोई केमिकल स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब एक और चीज़ याद रखना, लास्ट में जब हम लोग करेंगे सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब उस टाइम पे हमको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा एनोड पे होता है। अब आपने एनोड कैथोड ऑलरेडी शायद 9th 10th में पढ़ा होगा, क्या होता है एनोड कैथोड, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर, इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक में शायद आपने पढ़ा होगा। बट हाँ, ये आपको याद रखना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा एनोड पे ही होता है। इसका एक निमोनिक बन जाता है, दैट इज ओला। ओला यानी ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट ऑलवेज हैपेंस एट एनोड, हमेशा एनोड पे होता है, इसलिए ओला से याद रखेंगे। तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है, ऑब्वियसली रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहाँ होगा ये, कैथोड पे होगा। अब इसका कोई निमोनिक नहीं बनता है क्योंकि यार GC क्या बनेगा, कुछ नहीं बनता। तो आप ओला याद रखें, बाकी दूसरा अपोजिट है एकदम। तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, लॉस का अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड का अपोजिट कैथोड का। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेसिकली क्या होता है। तो जहाँ पर भी आपको केमिकल स्पीशी का लॉस होता हुआ दिखे तो समझ जाना वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास था सोडियम, सोडियम ने कुछ तो रिएक्शन हुआ और सोडियम क्या बन गया, Na+1 बन गया। अब देखो यहाँ पर सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, 0। अब सोडियम के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +1। देखो आपको पता होगा कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कैसा होता है, इक्वल होता है। अगर एक भी अमाउंट कम हो जाए, जैसे पॉजिटिव कम हो जाए, जो कि नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो वो कभी बाहर नहीं आते या ना यहाँ अंदर जाते हैं। तो मतलब पॉजिटिव का जो नंबर है वो कभी चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस, कुछ केसेस में होता है, बट वो अभी हम नहीं देखेंगे। तो पॉजिटिव का नंबर यूजुअली चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा एटम में से, या तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा एटम के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 1 2 3 कितने भी इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चले गए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया और प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही है, तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 में से 2 चले गए तो कितने हो गए, 8। तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया ना, वो तो 10 ही थे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए 8। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब भी आपको कोई रिएक्शन में ऐसा दिखे कि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो समझ जाना कि उसका क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उससे से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। और जब लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो समझ जाना कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन पहचानने के लिए हमको बस एटम पे प्रेजेंट चार्ज को ध्यान से देखना है कि वो चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव वाला चार्ज बढ़ रहा है, या वो चार्ज कम हो रहा है। तो जब चार्ज बढ़ता है पॉजिटिव में जब चार्ज बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर इसका अपोजिट हो जाए, चार्ज अगर कम हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या, रिडक्शन। तो जब किसी एटम में, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर 2+ था और कुछ रिएक्शन के बाद वो क्या बन गया, कॉपर +1 बन गया, मतलब क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। देखो पॉजिटिव चार्ज कब कम होगा, इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन के आने से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया एटम के अंदर। अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया है, दैट मीन्स यहाँ पर गेन हुआ है, गेन का यानी रिडक्शन। तो याद रखेंगे जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन है, और जब पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो वो रिडक्शन है। तो इसको लिख लेंगे कैसे, when the positive charge increases it is oxidation। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। किसी भी केमिकल एटम पे, किसी भी केमिकल स्पीशी पे जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, या किसी भी एटम मॉलिक्यूल जो भी होगा, अब मोस्टली तो एटम में ही कैलकुलेट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर यही पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो मतलब उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। उसका क्या हो गया, रिडक्शन। यही नेगेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास था क्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज क्या था, 0। अब जब रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन के बाद क्लोरीन पे चार्ज आ गया -1, कुछ तो रिएक्शन हुआ, क्लोरीन पे चार्ज आ गया -1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। देखो जब पॉजिटिव बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, तो उसका अपोजिट जब बढ़ेगा, दैट इज जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, 0 से -1 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर उल्टा हो जाता है, जैसे Cl -3 था, -3 से वो बन गया Cl -1, यानी देखो नेगेटिव चार्ज कम हो गया। जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो हम इसको ऑटोमेटिकली क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। तो आपको बस क्या याद रखना है, आपको एक याद रखना है, पॉजिटिव के टर्म्स में याद रखना है। पॉजिटिव बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, कम हुआ तो रिडक्शन। तो इसका ऑपोजिट अपने आप याद हो जाएगा कि नेगेटिव बढ़ा तो रिडक्शन, नेगेटिव कम हुआ तो ऑक्सीडेशन। पॉजिटिव बढ़ने पे ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव कम होने पे ऑक्सीडेशन होता है। नेगेटिव बढ़ने पे रिडक्शन होता है और पॉजिटिव कम होने पे रिडक्शन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रिएक्शन था Mg ने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और क्या बन गया, MgO। देखो MgO जो है ना, उसमें मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। कैसे आया मैं बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए याद रखो। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दिख रहा है, 0 था, 2 इलेक्ट्रॉन उसका कम हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ऑक्सीजन पे भी यहाँ पर देखो कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज है। 0 से ऑक्सीडेशन क्या बन गया, ऑक्सीजन क्या बन गया, -2 बन गया, मतलब उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा। पॉजिटिव बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, नेगेटिव बढ़ता है तो रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। बस ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे, याद रहेगा।
ट्राई करना इनको याद रखने का, 2-3 एग्जाम्पल्स और सॉल्व करने का ट्राई करना। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, Fe becoming Fe2+, copper 2+ becoming copper, Fe becoming Fe2+, ये एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा देखना और इनको ज़रा गेस करने का ट्राई करना कि कौन सा एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से एटम का रिडक्शन हो रहा है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मुझे लगता है ये क्वेश्चन अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर भी आपने रिवाइज नहीं किया है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पे। नाउ व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज। किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है ना, उसको बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब वो चार्ज किसी सिंगल एटम पे भी हो सकता है, या किसी कंपाउंड में कोई अगर एटम है उस पर भी हो सकता है। किसी भी केस में हर एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। वो चार्ज जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो भी वो चार्ज होगा उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, चार्ज जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरेस्ट है। चार्ज का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। तो जब भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूंगा तो मैं हमेशा पॉजिटिव या तो नेगेटिव में बात करूंगा, और जीरो है तो फिर जीरो, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी किसी भी एटम पे प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर जीरो है तो बोल देंगे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, और जीरो का कोई चार्ज नहीं होता। अब हम बोलेंगे सर ऑक्सीडेट किसी भी एटम के ऊपर चार्ज तो तब आता है ना जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है, करेक्ट। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगा तभी तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। सर व्हाट अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड अगर कोई एटम बनाता है तब तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं करता, तब तो वो शेयरिंग करता है। उस केस में हम उसके ऊपर चार्ज कैसे अज्यूम करेंगे, तब हम कैसे बताएंगे कि उसके ऊपर चार्ज है? तो कोवैलेंट बॉन्ड के केस में हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं कैलकुलेट करते, हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड के केस में कैलकुलेट करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड के केस में हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया है। जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कौन से मॉलिक्यूल में? वाटर मॉलिक्यूल में। यस, NaCl तो हमको पता है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली Na के ऊपर +1 चार्ज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसा है। बट वाटर में ऐसा नहीं होता, वाटर में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब उस केस में हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि एक एटम ने तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे दिया रहेगा, दूसरे ने कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया रहेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा किसने इलेक्ट्रॉन दिया किसने लिया? तब उसके लिए मुझे उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है। अब सीधी सी बात है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली उसने इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा हाइड्रोजन से, और ये वाले हाइड्रोजन से भी लिया रहेगा। तो दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? -1 -2। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन से लिया। दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये लोगों ने इलेक्ट्रॉन दे दिया रहेगा ऑक्सीजन को, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही देगा। और ये वाला हाइड्रोजन पे भी आ जाएगा चार्ज +1। अब सर किस पे कितना चार्ज आएगा मुझे कैसे पता? तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो चार्ज होता है ये उनकी वैलेंसी होती है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, इसीलिए उसके ऊपर चार्ज आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में -2। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, इसीलिए हाइड्रोजन पे हमेशा चार्ज आएगा 1। अब वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, उसका कंडीशन हम समझते हैं। सबसे पहले किसी भी एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा वो डिपेंड करता है कि वो किस कंपाउंड में प्रेजेंट है, अकेला है या किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के साथ में। अगर वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, जैसे कि A जो है उसने B के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, या वो A B के साथ प्रेजेंट है। अगर A अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस। क्यों भाई? सामने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर A अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। क्यों? सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो A उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। व्हाट इफ A अगर दूसरे A के साथ में है, या A अकेला है? अब बताओ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये A और ये A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या यहाँ पर लेन देन पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं सर, यहाँ लेन देन नहीं हो पाएगा, किसी के ऊपर प्लस या नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा। इसीलिए सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या एलिमेंटल फॉर्म में है, दैट इज H2 में क्या होता है? H बॉन्ड H होता है। Cl2 में क्या होता है? Cl बॉन्ड Cl होता है। O2 में क्या होता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि एटम्स सेम एटम्स के साथ में,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता या तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना लेना किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर ए और बी दो अलग अलग एटम्स हैं तो ऑब्वियसली एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एक की कम होगी, सेम तो नहीं हो सकती अलग अलग एटम्स में। तो अगर अलग अलग एटम्स हैं तो वहाँ पर चांसेस है कि एक की ज़्यादा है तो हम उसको नेगेटिव मान लेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे। बट जब दो सेम एटम साथ में होते हैं, जैसे Cl2, H2, O2, S8, P4, O3 जो भी है, इन सब में हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। रीज़न, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। या अगर कोई सिंगल एटम है, जैसे सोडियम अकेला खड़ा है, आयन अकेला खड़ा है, हीलियम अकेला खड़ा है, जब सिंगल एटम खड़े होते हैं तो ऑब्वियसली ये भी किसी को इलेक्ट्रॉन दे या ले नहीं सकते, क्यों, कोई है ही नहीं उनके साथ में। तो सिंगल एटम भी अगर हुआ तो यहाँ पर भी हम ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानेंगे, कि उनके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सेकेंड रूल, जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं, सिंस हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, वैलेंसी होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वैलेंसी ही होता है। और वैलेंसी कैसे पता चलता है हमको, हमने पढ़ा है रूल पीरियोडिक टेबल में, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसमें से कितना लॉस करेगा या कितना गेन करेगा, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, 10th में पढ़ा है हमने। ग्रुप 1 वालों की हमने पढ़ा था, एलिमेंट जो ग्रुप 1 में होते हैं उन सब की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी हमेशा 1 होती है, राइट। मतलब उनके लास्ट शेल में 2,1 या तो 2,8,1, उनके लास्ट शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सीधी सी बात है भाई, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इनके ऊपर हमेशा चार्ज क्या होगा, +1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज +1। ये +1 को क्या बोला जाता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ग्रुप 1 वालों का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, 1 +1। बच्चा लोग याद रखो, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज, और बिना प्लस या माइनस के अगर आप वो नंबर बता रहे हो तो बेसिकली आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, सिर्फ वैलेंसी बता रहे हो। तो ग्रुप 1 वालों का वैलेंसी 1 होता है और ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप लोग बात करते हो किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। सिमिलरली 2,8,8,1 ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम, मतलब +1। ऐसे ही ग्रुप 2 वाले होते हैं, ऐसे ही ग्रुप 2 वाले होते हैं, इनका भी सबका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है क्योंकि वैलेंसी 2 है, राइट। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे एलिमेंट्स +1 या +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। ग्रुप 13 पे अगर हम जाते हैं, अगर आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद हो, ग्रुप 13, ग्रुप 1 किसका है, ग्रुप है, ग्रुप 1 है ली, ना, के, आरबी, सीस, फरार। ग्रुप 2 किसका है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और ग्रुप 1 ये, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा +1, और इनका हो जाएगा +2। ऐसे ही ग्रुप 13 में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 ही होता है। ऑल्दो उसमें प्रेजेंट जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका +3 के अलावा भी कुछ और हो सकता है, बट एल्यूमिनियम का हमेशा +3 होता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स को याद रखना कि लिथियम दैट इज ग्रुप 1 वाले +1, 2 वाले +2, और एल्यूमिनियम हमेशा +3। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन नॉर्मली जो ऑक्साइड बनाता है, आयन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जितने भी ऑक्साइड वाले एलिमेंट्स होंगे ना, जितने भी ऑक्साइड वाले कंपाउंड्स होंगे ऑक्सीजन के, उन सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होता है। -2 यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तभी तो माइनस हो जाता है। तो ऑक्सीजन पे हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही रहेगा। बट अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बना रहा है, कौन सा ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड क्या बना है, जिसमें ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है और बाकी बचा हुआ एक बॉन्ड किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ बनाएगा, जैसे हाइड्रोजन या तो सोडियम या पोटेशियम। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। सिमिलरली आती है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या है, जिसमें कि ऑक्सीजन, एग्जांपल KO2, एक पोटेशियम के साथ में 2 ऑक्सीजन। सुपर ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/2। और लास्ट में आता है एक कंपाउंड OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखे, 4। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो क्या रहेगा, -2 रहेगा, ऑक्साइड रहता है। मोस्टली कंपाउंड ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है। बहुत रेयर केसेस में आपको ये -1 या -1/2 या +2 देखने को मिलेगा। वो होगा किस केस में, या तो पर ऑक्साइड, या तो सुपर ऑक्साइड, या तो OF2।
एग्जामिनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऑक्साइड से ही आते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में कई बार वो आपसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन का -½ कब रहता है, या सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार वो आप लोगों से पूछ लेते हैं, तब उस केस में आप लोगों को ऑक्साइड का तो याद रखना, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर में ज़्यादातर यही पूछते हैं, ऑक्साइड का ही पूछते हैं, बट सुपर ऑक्साइड एग्जाम्पल पर ऑक्साइड KO2, सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो जाएगा पर ऑक्साइड का H2O2, Na2O2। ये तो ये है कुछ एग्जाम्पल पर ऑक्साइड के, ये है कुछ, ये एग्जाम्पल है सुपर ऑक्साइड का आपके सिलेबस में, और ये OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2। नेक्स्ट फ्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना वो क्लास का वो बच्चा होता है जो अपने से पहलवान के सामने तो एकदम भाई 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 करके रहता है, और अगर अपने से कोई छोटा आ जाए, कम पहलवान आ जाए, तो उसके सामने ये क्या रे करता है। मतलब ऑक्सीजन के सामने अगर कोई मेटल आ जाए, अब मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की, तो मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो मेटल्स के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगा। जैसे एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन विद सोडियम मेटल, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज मेटल्स के साथ में -1 होता है, -1 मेटल्स के साथ में क्या रहेगा, -1। क्यों, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन हमेशा -1 के फॉर्म में रहेगा, ये मेटल हमेशा +1 के फॉर्म में रहेगा। बट वहीं अगर हाइड्रोजन के सामने कोई उससे पहलवान आ जाए, जैसे कि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की, तो अगर हाइड्रोजन के सामने कोई नॉन मेटल आ जाए तो हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, भाई ले ले, मेरे को तेरे से लड़ाई नहीं करनी। तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहेगी, +1। अब ज़्यादातर हाइड्रोजन जो हम पढ़ते हैं वो नॉन मेटल के साथ में ही पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +1। -1 वाले आपको बहुत कम कंपाउंड्स मिलेंगे, ये हाइड्राइड्स होंगे मेनली, मेटल्स के साथ में क्या होंगे, हाइड्राइड्स, और यहाँ पर हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, दैट इज +1 के फॉर्म में रहेगा। तो हाइड्रोजन के बारे में क्या याद रखेंगे, दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +1 या तो -1, क्यों भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, या तो दे देगा या तो ले लेगा, तो हेंस इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 या तो +1। फ्लोरीन इज लाइक सलमान खान ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये डबल डोल के टाइप नहीं है, ये मतलब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, इसने बोल दिया -1 तो -1, एक बार जो इसने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, कोई भी कंपाउंड होने दो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहेगा, कोई भी कंपाउंड। इसका कारण है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉलिंग स्केल पे, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है नहीं, तो कोई उससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, और वो सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसीलिए फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, 1 उसका वैलेंसी है, इसलिए -1। इसके अलावा जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, मतलब बाकी हैलोजन्स, ग्रुप 17 में जो बाकी हैलोजन है, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ज़्यादातर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या शो करते हैं, एक तो -1 शो करते हैं जैसे फ्लोरीन, उसके अलावा इनके ऊपर कभी कभी चार्ज +3 भी हो सकता है, सॉरी -1 के अलावा इनके ऊपर चार्ज कभी कभी +1 भी हो सकता है, -1 के अलावा +1 भी हो सकता है इनके ऊपर चार्ज, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, और फ्लोरीन तो आयोडीन तो +7 तक भी जाता है। मतलब इतने ऑक्सीडेशन स्टेट किसके होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। अब कहाँ +1 होगा, कहाँ -1 होगा, वो हम देखेंगे कौन से कंपाउंड में कैसा कैसा होता है, बट इतने पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या ऑक्सीडेशन नंबर हैं किसके, हाइड्रोजन्स के। बट फ्लोरीन, सलमान खान कमिटमेंट कर दी तो कर दी, -1 बोला तो -1। लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई कंपाउंड दिया है जैसे कि H2O, NaCl, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ये कंपाउंड न्यूट्रल है, मतलब कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे NaCl में Na होता है +1, हमने पढ़ा अल्कली मेटल, क्लोरीन हमने पढ़ा -1, क्योंकि Na+1 है तो ये -1 होगा, क्यों, दोनों का +1 -1 कैंसिल होकर टोटल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, NaCl इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके ऊपर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता, तो मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबका मिला दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो algebraic sum of oxidation numbers of all the atoms of polyatomic ion is equal to the net charge of the ion। मतलब अगर कोई एक polyatomic ion है, एग्जाम्पल OH-1, पॉलीएटॉमिक, 2 एटम से बना हुआ, अब इसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के
टोटल आंसर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। कैसे, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, -2 होता है। ये कोई पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या OF2 तो है नहीं जो कुछ और होगा। टोटल मिला के कितना आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुम मिला दो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम मिला दो पॉली एटॉमिक आयन में, तो सबका ऐड करने के बाद टोटल आंसर कितना आएगा, जितना उस आयन पे चार्ज है। बस, क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। कुछ क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। हो रही है। चलो, लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, SO2 दिया हुआ है। SO2 पे देखो कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, और हमसे पूछा बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसमें। इसका मतलब हमको एक दिया, एक पहचानना है इसमें सल्फर का। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, मान लेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x है, x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता है कितना होता है, -2 होता है। ऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, तो -2 ऑक्साइड में, बट कितने ऑक्सीजन है, 2 है। तो जितने भी नंबर होंगे, जितने भी एटम्स होंगे ना, ऑक्सीडेशन नंबर को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का। 4 ऑक्सीजन होते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से। अभी सल्फर 1 है, इसलिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को x पकड़ा। 2 सल्फर होते तो इसको हम 2x मान लेते, ऑक्सीडेशन नंबर को जितने एलिमेंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देने का। टोटल मिला के चार्ज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि देखो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है, 0 है। इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -2 -4 उधर जाएगा तो +4, तो ये सॉरी -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर क्या है, ये 2 नहीं है, इधर सिर्फ x है। -4 ये -4 है, -2 इंटू -2 2 इंटू -2 -4 है, -4 उधर जाएगा तो +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना हो गया, +4। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये प्लस को मेंशन नहीं करेंगे, क्यों, मैथमेटिक्स वाली आदत है ना, प्लस को नहीं लिखना रहता है। बट याद रखो बच्चा लोग, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, इसमें चार्ज लिखना कंपलसरी है। चार्ज के बिना ये वैलेंसी हो जाएगा, हमसे वैलेंसी नहीं पूछा है, हमसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बिना अधूरा है, रॉन्ग मान मिल जाएगा। तो +4 लिखना है, सिर्फ 4 लिख के नहीं आना है। मैथ्स में हमको सिखाया जाता है माइनस तो लिख देते हैं, लेकिन प्लस नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर माइनस प्लस दोनों मेंशन करना है। SO4 2-, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो x है, प्लस ऑक्सीजन का तो -2 इंटू 4 इज इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना है देखो, -2 है तो -2, तो x कितना हो जाएगा, ये -4 इंटू 2 -8, -8 उधर जाएगा तो +8, तो -2 + 8 कितना हो जाएगा, +6, तो आंसर आ जाएगा +6। बेसिक मैथमेटिक्स है बच्चा लोग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ्स करना है बस, इक्वेशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए आप लोगों को सोच के बताना है। इसमें क्या दिया हुआ है, सबके सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पर ढूंढ के निकालना है। अभी सारे ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको पता है पोटेशियम का तो हमेशा +1 ही होता है, ऑक्सीजन का तो हमेशा -2 ही होता है, क्योंकि ऑक्साइड है ना, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या OF2 तो है नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी पोटेशियम +1 होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, -2 होगा। कैल्शियम हमको पता है ग्रुप 2 में आता है तो +2 होगा। फॉस्फोरस हमको पता नहीं, ऑक्सीजन लेकिन हमको पता है कितना होगा, -2 होगा। मतलब देखा जाए तो पोटेशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम ये सब तो फिक्स ही है, इनका तो क्या ढूंढना। तो मैं जो अंडरलाइन करता हूँ प्लीज़ उनका ढूंढ के निकालो, जैसे मैग्नीशियम का, क्रोमियम का और फॉस्फोरस का। एक टफ वाला मैं कर देता हूँ, ये B वाला, या चलो C वाला मैं कर देता हूँ, ये C वाला हम कर देते हैं। C वाले में क्या दिया हुआ है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको, ऑक्सीडेशन नंबर आपको ढूंढ के निकालना है। कैसे ढूंढ के निकालेंगे, मान लेंगे कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x है। कैल्शियम का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ग्रुप 2 में आता है ना कैल्शियम, हमने पढ़ा ग्रुप 2 वालों का +2 होता है। कितना कैल्शियम है, 3 है, तो ये +2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फॉस्फोरस एक ही है, लेकिन फॉस्फोरस इंटू 2 भी तो है ना, मतलब 2 फॉस्फोरस है, तो 2 फॉस्फोरस का मिला के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, करेक्ट। PO4 ब्रैकेट में ट्वाइस है, मतलब PO4 2 बार है, तो 2 बार PO4 में 2 फॉस्फोरस होंगे तो 2x, प्लस ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, लेकिन ये 4 किससे मल्टीप्लाइड है, 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब टोटल 8 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो इंटू 8, PO4 ब्रैकेट में ट्वाइस है, याद रखो, मतलब वो 2 जो है P से भी और O से भी दोनों से मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, 0 है, तो 0 लिख देता है। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो, मैथमेटिक्स 6
प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 6, x इज इक्वल टू 16 माइनस 6 कितना होता है 10, और ये 2 10 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा प्लस 5। तो इस कंपाउंड में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है प्लस 5। प्लस मेंशन करना है, नहीं किया तो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पर मैंगनेट का आप लोग ढूंढ के निकाल लेना, ये होमवर्क है। किसका किसका निकालना है इसमें, क्रोमियम का और मैंगनीज का, ठीक है। चलो, ऐसे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यहाँ पर आपको 2 क्लोरीन मार्क किए हुए हैं, कंपाउंड में 2 क्लोरीन्स को मार्क किया हुआ, आपको पहचान के बताना है कि दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। सीधी सी बात है, देखो ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला जो क्लोरीन है दोनों सेम नहीं है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला क्लोरीन तो मेटल से चिपका हुआ है और ये वाला क्लोरीन नॉन मेटल से चिपका हुआ है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ये वाले कैल्शियम, ये वाले क्लोरीन पे तो प्लस चार्ज होगा, क्योंकि माइनस चार्ज होगा। क्यों माइनस चार्ज होगा, क्योंकि इसको तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा ना, करेक्ट। पोटेशियम का, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एक बॉन्ड क्लोरीन से बना है तो एक इस क्लोरीन को दे देगा, तो ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो -1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये वाले ऑक्सीजन को देगा, क्योंकि दूसरा बॉन्ड उसने ऑक्सीजन से बनाया। ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, -2 बनता है ना वो हमेशा। एक तो उसको कैल्शियम से मिल गया, दूसरा कहाँ से लेगा, वो ऑब्वियसली क्लोरीन से ही लेगा। तो ये वाला क्लोरीन क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो बी वाला +1 है, बी वाला +1 है और ए वाला -1 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following halogen does always show oxidation state -1? सलमान खान। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, इस कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का हमको पता है, हाइड्रोजन किसके साथ में, देखो नॉन मेटल के साथ में ना, कार्बन ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन अपना दोगला -1 होगा, सॉरी +1 होगा। दो हाइड्रोजन है तो 2, प्लस कार्बन का अपने को नहीं पता, एक ही कार्बन है तो x, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0। इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा +4, सॉल्व करोगे तो आंसर +4 आ जाएगा। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, हमने पढ़ा था -1/2 होता है। चलो, अब 2000 में हरियाणा CEET के क्वेश्चन में एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन Fe3O4 कितना है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन, जरा सोच समझ के दिमाग लगा के बताना। वैसे इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर 8/3 है। देखो तुम्हारा भी आंसर 8/3 आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करना दिमाग लगा के, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली 2002 MP CET में भी एक क्वेश्चन आया था, MP यानी मध्य प्रदेश की CET में एक क्वेश्चन आया था कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8, इसको भी सॉल्व करना दिमाग लगा के, सॉल्व करो पॉज करके, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा +6। आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा ट्राई करना, आंसर +6 लेकिन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपका रॉन्ग कर रहे हो आप। सिमिलरली एक कंपाउंड है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, नहीं बनता है वापस से सॉल्व करो, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए +5। तो विद दिस हम लोगों ने एक चीज़ खत्म कर ली, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करना आ गया। अब आपको अलग अलग रिएक्शंस में पहचानना है कि इसका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। जैसे कि ये खतरनाक सा रिएक्शन देखो, देखने में तो एकदम खतरनाक लग रहा है बट है एकदम चिंदी सा। यहाँ पर आपको बताना है कि वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट, मतलब ये फॉलोइंग रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। और अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो कैसे पहचानेंगे, इसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों इसमें होना चाहिए। दोनों हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा, देखो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहता है +1 या तो -1। हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में तो इसका तो हमेशा +1 ही रहेगा। बाकी यहाँ पर भी देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहेगा। मतलब हाइड्रोजन का तो ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो कुछ नहीं।
ऑक्सीजन भी हमको पता है, ऑक्सीजन हमेशा -2 ही रहता है, अनलेस एंड अनटिल पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या OF2 कंपाउंड नहीं आ जाए। तो यहाँ पर पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या OF2 तो है नहीं, मतलब ऑक्सीजन का भी ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, वो तो -2 का -2 ही रहने वाला है। अब आ जाते हैं दो एलिमेंट्स पे, आर्सेनिक और ब्रोमीन। ब्रोमीन हमको पता है हैलोजन है। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 +3 +5 +7 ऐसा हो सकता है। यहाँ पर क्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रोमीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सॉल्व करके। और यहाँ पर ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन -1 है, मतलब यहाँ पर तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। ब्रोमीन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के साथ में, अगर ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ में है तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। तो देखो यहाँ पर +5 था, यहाँ पर -1 हो गया, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना, +5 था, +5 से -1 पे आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज जब कम होता है तो हम इसको बोलते हैं रिडक्शन, मतलब ब्रोमीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आर्सेनिक को देखो, आर्सेनिक यहाँ पर उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, दिमाग लगाओ, H3AsO3, ये तो -6, 3 हट गया तो ये बन गया +3, करेक्ट। यहाँ पर देखो -8, 3 हट गया तो +5, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आर्सेनिक इज +3, यहाँ पर इट इज +5, मतलब प्लस चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब इज दिस रिएक्शन रेडॉक्स, यस। क्वेश्चन में दूसरा पूछा है, स्टेट द ऑक्सीडेंट्स एंड द रिडक्टेंट्स। ऑक्सीडेंट्स मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये AS का हो रहा है, तो AS क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो AS आर्सेनिक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडक्टेंट। क्या बोला मैंने, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, रिडक्टेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वेयर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी जिसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ब्रोमीन का हो रहा है, ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको याद रखना, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, अपोजिट चलता है। समझ में आया। तो ये प्रॉब्लम 6.4 इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक प्रॉब्लम दिया हुआ है रिगार्डिंग दी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, कि कुछ कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आता है, 3/4, 2/5, 4/3 ऐसा। उसके एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पर। अब इतना ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वही नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बैलेंसिंग। यहाँ तक अगर आपको सब कुछ क्लियर था तो आगे का टॉपिक करेंगे अब बैलेंसिंग। नहीं समझा तो एक बार दोबारा से देख लो उसको, जो टॉपिक नहीं समझा उसको 2-3 बार देख लो, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, तो जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट होना चाहिए, करेक्ट। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में अमोनिया डाला तो कॉपर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन गया, वाटर बन गया। आपको इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करना आपको बचपन से सिखाया गया, 10th स्टैंडर्ड में सिखाया था, बट यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मैथड नहीं, मेथड ME आएगा, प्रिंटिंग एरर। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज़ करेंगे। क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेके ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को समझने का ट्राई करते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, MnO2 + HCl गिविंग यू MnCl2 + Cl2 + H2। ये एक केमिकल रिएक्शन है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है इसमें, इसको बैलेंस करना, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, इसको बैलेंस करना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1, पहले तो आइडेंटिफाई करो ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। अब सिंस हमने बोला है यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन है तो मान लेते हैं रेडॉक्स है, बट फिर भी कर लेते हैं एक बार। हमको पता है हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोरीन के साथ में, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में, दोनों केस में हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ में, तो हाइड्रोजन का तो फिक्स है, +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो उसका तो ना रिडक्शन हुआ ना ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीजन का भी फिक्स हो जाता है, क्यों, ऑक्सीजन सिर्फ पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड में या OF2 में ही अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, वरना वो हमेशा -2 ही रहता है, तो ऑक्सीजन का भी एकदम सॉर्टेड है।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम किसकी आ जाएगी, मैंगनीज की आ जाएगी। मैंगनीज को देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ में, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। मतलब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जब कम होता है तो हम इसको बोलते हैं रिडक्शन। मतलब मैंगनीज का क्या हो रहा है, मैंगनीज का हो रहा है रिडक्शन। क्लोरीन देखो, क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, क्योंकि हाइड्रोजन इज +1, और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हमने पढ़ा था Cl2 Cl के साथ में तो कोई चार्ज नहीं, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। -1 से 0 मतलब माइनस चार्ज कम हो गया। माइनस चार्ज जब कम होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। किसका रिडक्शन हो रहा है, मैंगनीज का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का। ये हमने पता कर लिया। अब जैसे ही तुम ये पता कर लो तो पहला स्टेप क्या है, एक बार पहले पता कर लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। वो पता करने के बाद अब सबसे पहली चीज़ क्या है, हम जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं ना, सबसे पहले उनको बैलेंस करेंगे। करेक्ट। कैसे बैलेंस करेंगे, देखो ज़रा, लेफ्ट साइड में मैंगनीज ऑक्सीडाइज रिडक्शन हो रहा है, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। मैंगनीज लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बैलेंस है। क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन क्लोरीन लेफ्ट साइड में क्या है, 1 है, राइट साइड में कितना है, 2 है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई किसको, कौन ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। सेकेंड स्टेप क्या किया, जिनको आइडेंटिफाई किया उनको बैलेंस करो सबसे पहले। तो हमने मैंगनीज और क्लोरीन को आइडेंटिफाई किया, इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, सबसे पहले सिर्फ इनको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन बाकी जो भी है उनको बाद में करेंगे, पहले इनको। तो देखो मैंगनीज तो बैलेंस था, क्लोरीन लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, मतलब लेफ्ट में हम क्या करेंगे, HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ऑल दो नहीं करना है, क्यों, बाकी सब बंद, लेकिन फिर भी कर देंगे क्योंकि हमको क्लोरीन को बैलेंस करना है। अब जरा वापस से देखो टोटल चार्ज कितना हो रहा है, एक बार ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या देखेंगे, चेक करेंगे चार्ज के बारे में। वापस से हम लोग चार्जेस को चेक करेंगे, चार्जेस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करेंगे। देखो क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि उसमें तो कोई बैलेंसिंग कुछ हुआ ही नहीं ना। तो क्लोरीन का +4 था, यहाँ पर कितना है, +2 है, मतलब चेंज कितने का है, 2 का है। करेक्ट, 2 से चेंज हो रहा है ना, +4 से +2, 2 का चेंज आया, चेंज बाय 2। क्लोरीन देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन पे चार्ज कितना है, -1 है, लेकिन कितने क्लोरीन है, 2 है ना। तो टोटल चार्ज यहाँ पर क्लोरीन पे कितना है, -2, और यहाँ पर क्लोरीन पे चार्ज कितना है, 0। मतलब यहाँ पर भी -2 से 0 बन रहा है, मतलब चेंज कितने का आया, 2 का आया, 2 से चार्ज चेंज हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये इक्वल है, यस। अगर चार्जेस का जो चेंज आ रहा है ना, द चेंज इन चार्ज अगर इक्वल हो जाता है, अगर नहीं होता तो हम करते उसको इक्वल, अगर इक्वल हो जाता है करने के बाद या बिना किए, तो अब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ना उनको बैलेंस करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करेंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, और फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। अब यहाँ पर इक्वेशन में मेटल और नॉन मेटल तो बैलेंस हो, मेटल तो बैलेंस हो गया, मैंगनीज मेटल बैलेंस हो गया, करेक्ट। मेटल बैलेंस हो गया है, तो बाकी नॉन मेटल क्या बचा, क्लोरीन, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो अब मेटल नॉन मेटल सारे बैलेंस हो गए, अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखो जरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, देखो 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, देखो 1 ही है वाटर में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 4 हो गया, यहाँ पर कितना है, 2 ही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। अब देखो टोटल बैलेंस हो गया, एंटायर रिएक्शन बैलेंस्ड, तो यस द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, देखो 4 क्लोरीन, एक मैंगनीज बैलेंस्ड। समझ में आया, ये मेथड ऑफ रिएक्शन। इस पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, सेम सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल। क्या लेंगे, FeCl3 प्लस H2S क्या दे रहा है, FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl,
अब इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में पहले आइडेंटिफाई करो। मैं बता देता हूँ, जब भी आइडेंटिफिकेशन की बात आए तो या तो अब हमको पता है कौन से एलिमेंट्स का फिक्स होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हाइड्रोजन, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऑक्सीजन, इन सब का तो लगभग फिक्स होता है। तो किसको किसको चेक करने का? हैलोजन, क्योंकि हमने पढ़ा ना फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब हैलोजन का +1 +3 +4 कुछ भी हो सकता है, तो मतलब उनका चेंज हो सकता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का तो वेरिएबल वैलेंसी होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को चेक करने का। तो देखो आयन डी ब्लॉक है, यहाँ पर मैंगनीज डी ब्लॉक था, इसलिए हमने सबसे पहले उनको चेक किया। तो यहाँ पर आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेक करोगे तो आएगा +3, यहाँ पर आएगा +2। बाकी यहाँ पर सल्फर देखो, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2, सॉरी -2, कितना आएगा -2, और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 0। बाकी क्लोरीन का चेक करोगे तो क्लोरीन का तो सेम ही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब +3 से लेके +2 आयन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। और सल्फर का +-2 से 0 हो गया, मतलब उसका माइनस चार्ज कम हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। समझ रहे हो? अब आइडेंटिफाई कर लिया एक बार। आइडेंटिफाई करने के बाद जो जिनको आइडेंटिफाई किया पहले उनको बैलेंस करो, जिनको आइडेंटिफाई किया ना उनको पहले बैलेंस कर दो। तो यहाँ पर Fe देखो एक है, यहाँ पर भी Fe एक ही है, बैलेंस। यहाँ पर सल्फर देखो एक है, यहाँ पर सल्फर भी एक ही है, बैलेंस, नो प्रॉब्लम। अब चार्जेस का जो चेंज है उसको बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखना। पहले चेक करो कितने का चेंज आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कितने का चेंज आ रहा है। ये देखो ये +3 था, +3 से +2 हो गया, मतलब कितने का चेंज आया, 1 का। और ये -2 था, -2 से 0 हो गया, मतलब यहाँ पर कितने का चेंज आया, 2 का। अब देखो क्या चेंज जो आ रहा है वो इक्वल है क्या, इक्वल चेंज आ रहा है, तो आंसर है नहीं। आयन के केस में 1 से चेंज हो रहा है और सल्फर के केस में 2 से हो रहा है, तो क्या करेंगे, चेंज को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 से हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 से होना चाहिए, तो ×2 कर देंगे। तो ×2 किसको किया, आयन के चेंज को किया ना, तो आयन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Fe को 2 से यहाँ पर और Fe को 2 से यहाँ पर। क्या किया हमने, चार्ज में जो चेंज आ रहा है ना, +3 से +2 कितने से चेंज हुआ, 1 से। -2 से 0 कितने से चेंज हुआ, 2 से। तो वो जो चेंज है उसको बैलेंस करेंगे। तो चेंज को बैलेंस करने के बाद जो चेंज है उसको बैलेंस कर दिया, तो एलिमेंट्स को भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर भी Fe को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सब कुछ करेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। तो बाकी एलिमेंट्स में कौन कौन आता है, बाकी एलिमेंट्स में कौन कौन आता है, क्या बोला, सबसे पहले मेटल को करेंगे। मेटल देखो कौन है, Fe है, तो वो तो बैलेंस है। फिर किसी नॉन मेटल को करेंगे, कौन है वो, सल्फर है, वो भी बैलेंस है। अब लास्ट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं, तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर राइट में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको 2 कर दिया। तो चेक करो अब क्लोरीन, अरे सॉरी, हाइड्रोजन से पहले क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, क्लोरीन है ना अपने पास। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे, सबसे पहले किसको, नॉन मेटल्स को। देखो क्लोरीन कितना है यहाँ पर, 2 3 6, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, देखो 2 2 4, तो यहाँ पर कितना है, सॉरी 3 2 6 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, मतलब राइट साइड में 2 कम है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस बैलेंस हो गया, हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन भी देखो 2 हो गया, बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो क्या क्या है, स्टेप्स याद रखना है क्या, अपने सिलेबस में जो है ना वो भी सेम मेथड है, बस इसमें 2 स्टेप और बढ़ा देंगे हम लोग। हमारे सिलेबस में जो मेथड है उसमें 2 स्टेप बढ़ा, यहाँ तक कॉमन रखेंगे, क्या 1 2 3 स्टेप कॉमन रहेगा। क्या, आइडेंटिफाई करो, जिनको आइडेंटिफाई किया उनको बैलेंस करो, चार्जेस देखो कितने से चेंज हो रहा है, चेंज को इक्वल करो, और फिर आगे का स्टेप करेंगे हमारे सिलेबस में। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 में से 2 अभी करेंगे, 2 तुम करोगे। अब हमको जो इक्वेशन बैलेंसिंग करना है ना वो 2 मीडियम्स में करना है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में करना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 2 एसिडिक के 2 बेसिक के। मैं क्या करता हूँ, एक एसिडिक और एक बेसिक करवा देता हूँ, बाकी दूसरा एसिडिक और बेसिक तुम कर लेना घर पे बैठ के आराम से, नहीं होगा तो पूछ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्रोमियम वाला, ये Cr वाला। क्या क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस प्लस SO32 प्लस 2 माइनस
क्या दे रहा है, Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ये किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, थोड़े से 2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे बस। सबसे पहला स्टेप तो वही है, देखो पहले कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। मैंने क्या बोला, डी ब्लॉक मेटल को ढूंढने का। डी ब्लॉक मेटल कौन है, क्रोमियम। यहाँ पर भी देखो क्रोमियम। फिर दूसरा ऑक्सीजन तो हमको पता ही है क्या होता है, सल्फर। दूसरा तो फिक्स है, सल्फर हो जाएगा। पहचानो क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पर अगर तुम ढूंढ के निकालोगे तो क्रोमियम ये हो जाएगा 17 14 6 हो जाएगा, +6। क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है, +6। हर क्रोमियम पे 2 क्रोमियम है इधर, ईच क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, +6 है। तो दोनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्रोमियम का मिला के +12 हो गया। अभी फिलहाल +12 की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल एक क्रोमियम की बात कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में देखो एक ही क्रोमियम है ना। तो अगर एक क्रोमियम पे लेफ्ट साइड में +6 चार्ज है तो राइट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, +3। तो क्रोमियम +3 +6 से क्या बन रहा है, +3 बन रहा है। कितना हो गया, कितने का चेंज आया, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यानी रिडक्शन हुआ। सल्फर देखो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, सल्फर के ऊपर 3 है ना, 3 6 -4 करेक्ट, +4 होगा ना। ये हो जाएगा -3 -6 उधर जाएगा तो +6, 2 माइनस करेंगे तो +4। यहाँ पर है +4, यहाँ पर देखो सल्फर ये हो जाएगा 4, तो 8 में +6। तो यहाँ पर सल्फर के ऊपर चार्ज है +4, +4 से सल्फर क्या बन रहा है, +6 बन रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, क्रोमियम का रिडक्शन हुआ। तो पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। तो पहला काम डन, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई के बाद में क्या करना है, जिनको आइडेंटिफाई किया पहले उनको बैलेंस करो, बाकी सबको नहीं, सिर्फ वो एलिमेंट्स को जिनको आइडेंटिफाई किया एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कौन कौन है यहाँ पर, क्रोमियम है। तो देखो जरा क्रोमियम में क्या दिक्कत है, लेफ्ट साइड में 2 क्रोमियम है, राइट साइड में एक ही क्रोमियम है, तो क्या करेंगे, 2 कर देंगे। सल्फर तो लेफ्ट में भी एक राइट में भी एक, तो टेंशन नहीं, काम खत्म। अब क्या करना है अपने को, बस चार्जेस को चेक करना है। देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम मिला के, 2 क्रोमियम है ना, एक का +6 है तो 2 का मिला के कितना हो गया, +2 +12 हो गया। यहाँ पर देखो 2 क्रोमियम है, दोनों पे +3 चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, +6। इसका मतलब यहाँ पर +2 है, दोनों क्रोमियम का मिला के टोटल चार्ज, और यहाँ पर 2 क्रोमियम का मिला के टोटल चार्ज है +6। दोनों के चार्जेस में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 6 का। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑफ 6। तो +12 और +6 में चार्ज कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का है। सिमिलरली सल्फर में यहाँ पर +4 है, यहाँ पर देखो +6 है, मतलब कितने का डिफरेंस है, 2 का है। ध्यान से सुनना अब जो बोलूँगा, जो डिफरेंस आया कितना आया, 6 और 2 आया ना। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों के डिफरेंस को देखो, 2 और 6 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 1 जा 3 जा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 और 3 का डिफरेंस आएगा। अब बैलेंस करो दोनों के डिफरेंस को, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब तुमने क्या किया, सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में बैलेंस करने के लिए, तो हो गया बैलेंस, चार्जेस बैलेंस हो गए। बस यहाँ तक अपना काम खत्म। इसके बाद में चार्जेस की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद में नॉर्मल बैलेंसिंग करेंगे। नॉर्मल बैलेंसिंग का रूल क्या है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन, और लास्ट में हाइड्रोजन बचेगा तो हाइड्रोजन। अब यहाँ पर नॉन मेटल तो बैलेंस है ऑलरेडी, क्रोमियम 2, यहाँ पर 2 क्रोमियम। दूसरा नॉन मेटल क्या था, सल्फर, वो भी बैलेंस है। बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, तो राइट साइड में भी 7 ऑक्सीजन होना चाहिए, बट राइट साइड में तो ऑक्सीजन कितना है, चेक करते हैं ना। लेफ्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 7 और ये 3 3 जा 9, 7 + 9 कितना हो गया, 16। तो लेफ्ट साइड में टोटल 16 ऑक्सीजन है। राइट साइड में देखो 4 3 जा 12, 12 ही ऑक्सीजन है। मतलब राइट साइड में ऑक्सीजन कितना कम है, 4 ऑक्सीजन कम है। तो जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना हम क्या ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, H2। कितना ऑक्सीजन कम है, 4, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। देखो राइट साइड में अगर तुम वाटर ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वाटर के में ऑक्सीजन तो आ जाएगा बैलेंस करने को 4, बट हाइड्रोजन भी कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, 8 हाइड्रोजन भी तो आ गए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस हमारा मीडियम एसिडिक है तो मीडियम एसिडिक मीडियम में H+ तो होना ही चाहिए, H+ डाल देंगे। कहाँ पर डालेंगे, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में डालेंगे ना। राइट साइड में तो 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, 8 H+ ऐड कर देंगे, बैलेंस। तो लेफ्ट साइड में 8 हाइड्रोजन, राइट साइड में भी देखो 8 हाइड्रोजन।
लेफ्ट में जितने ऑक्सीजन राइट में भी उतने ऑक्सीजन, इक्वेशन इज बैलेंस। अब ये ऐसा क्यों किया हमने H+ ऐड करने का काम, बिकॉज द मीडियम वॉज एसिडिक। तो लास्ट में इसमें डिफरेंस क्या है, बस ये कि जितने राइट साइड में ऑक्सीजन कम थे उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, और लेफ्ट साइड में जितने हाइड्रोजन कम थे उतने H+ आयन ऐड कर दिए। मतलब आपके रिएक्शन में H+ आयन दिखना चाहिए क्योंकि एसिडिक मीडियम है। दूसरा बैलेंस, एक बेसिक मीडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड एग्जाम्पल है क्या, MnO4 -1 प्लस Br -1 इसमें कन्वर्ट हो रहा है MnO2 प्लस BrO3 -1, और मीडियम कैसा है, मीडियम है यहाँ पर आपकी बार बेसिक मीडियम। तो स्टेप वही है, पहला स्टेप आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mn का हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है Mn का। यहाँ पर +4 है ना, तो +4 मतलब 8 में से 1 गया 7, तो ये हो गया +7। यहाँ पर क्या है +4। विद टाइम आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखो ब्रोमीन पे चार्ज कितना है -1, यहाँ पर ब्रोमीन पे चार्ज कितना हो जाएगा 3 - 1 5, सॉरी 6 - 1 5। तो किसका क्या हो रहा है, Mn क्या हो गया, मैंगनीज +7 से +4 हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया यानी रिडक्शन हो गया, और ब्रोमीन -1 से +5 हो गया, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अब कितने से, सबसे पहले जिनको आइडेंटिफाई किया उनको बैलेंस करो। लेफ्ट में मैंगनीज एक है, राइट में भी मैंगनीज एक है, तो कोई टेंशन नहीं। ब्रोमीन भी लेफ्ट में एक, राइट में एक, तो कोई टेंशन नहीं। अगर एलिमेंट्स इक्वल है तो क्या करेंगे, उनमें जो चार्ज का डिफरेंस है उसको बैलेंस करो। चार्ज का डिफरेंस कितना है, देखो ये +7 था, +7 से +4 हो गया, तो कितने का डिफरेंस आया 3 का। यहाँ देखो -1 है, -1 से कितना हो गया +5 हो गया, -1 और +5 में कितने का डिफरेंस होता है, 6 का डिफरेंस होता है। -1 से +5 यानी 6 का डिफरेंस। फिर क्या बोला था, अगर चार्ज का डिफरेंस सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करो, 1 जा 2 जा, और सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मैंगनीज यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाकी बचे हुए चीज़ों को बैलेंस करो। ये सब हो गया, चार्जेस एक बार इक्वल हो गए, डिफरेंस इन द चार्ज इक्वल हो गया। अब बाकी एलिमेंट्स को कर दो। सबसे पहले मेटल को करेंगे। मेटल देखो मैंगनीज है, वो तो बैलेंस हो गया। दूसरा नॉन मेटल ब्रोमीन, वो भी बैलेंस हो गया। अब बचा ऑक्सीजन। देखो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 × 2 = 8। राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, देखो 2 × 2 = 4 + 3 कितना हो गया 7। मतलब कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना। राइट साइड में 1 ऑक्सीजन कम है, तो राइट साइड में अगर 1 ऑक्सीजन कम है तो उधर क्या करेंगे, 1 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करते हैं ऑक्सीजन, बाय एडिंग 1 वाटर मॉलिक्यूल। देखो सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन डाला तो हाइड्रोजन भी आएगा। हाइड्रोजन कितना आ गया, 2 आ गया, तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, 2 H+ आयन को ऐड कर देंगे। अगर राइट में वाटर डालोगे तो ऑक्सीजन तो आ जाएगा 1, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट 2 हाइड्रोजन भी आ गए ना, तो वो 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 2 H+ आयन को ऐड कर देंगे। बट हमारा मीडियम कैसा है, बेसिक है, मतलब मीडियम में OH- आयन भी होना चाहिए, तो जितना H+ आयन है उतना ही OH- भी ऐड कर दो। लेफ्ट में करोगे तो राइट में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 OH- आयन ऐड कर दो, बस काम खत्म हो गया। दिस इज योर रिएक्शन। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो बस क्या करो, ये 2 H+ आयन और ये 2 OH- आयन, H+ और OH मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, तो ये H+ और OH मिलके क्या बना देगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। अब लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 वाटर मॉलिक्यूल है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, तो लेफ्ट में से 1 कम हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 OH-। क्या किया हमने, लेफ्ट में 2 थे, राइट में 1 था, दोनों कैंसिल किया, तो राइट वाला 1 गया, लेफ्ट में से भी 1 गया, तो 1 बचा, तो लेफ्ट में 1 वाटर मॉलिक्यूल, राइट में 2 OH- आयन। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन फॉर इक्वेशन नंबर 2। क्या है ये, बस हो गया, काम खत्म। एसिडिक मीडियम में क्या दिखेगा, रिएक्शन में H+ आयन दिखेगा। बेसिक मीडियम में क्या दिखेगा, रिएक्शन में OH- आयन दिखेगा। वही हमको करना था। इनको याद रखना बच्चा लोग, बचे हुए 2 क्वेश्चंस आपको करने, आराम से घर पे बैठ के करो। याद रखो सेकंड क्वेश्चन इसका जो है ना, 4th का B, बैलेंस बाय हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हटा देना। तो आज का बच्चा लोग रेडॉक्स रिएक्शन का कार्यक्रम तो यहीं समाप्त होता है। बैलेंसिंग के अलावा इसमें और कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। लास्ट में बचती है इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बचती है,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी किसी भी इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड कहाँ होते हैं, सेल्स में होते हैं, पढ़ा होगा आपने, कैथोड, एनोड। तो जब भी एक सेल बनाते हैं ना, तो सेल में जो एनोड और कैथोड होता है उस पर कुछ तो चार्ज होता है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब वो फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है कौन सा टाइप का सेल है, बट इतना फिक्स होता है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, इतना तो फिक्स हो जाता है। एनोड कैथोड का चार्ज फिक्स नहीं होता, बट उनका केमिकल प्रोसेस फिक्स होता है। तो अगर आपने कोई एक सेल बनाया और उस पर अगर कुछ रिएक्शन हुआ है तो वो हमेशा कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। वो रिएक्शन की वजह से क्या होता है, वो सेल्स पे कुछ तो, वो जो कैथोड और एनोड है उसके कुछ तो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है उस पर, कुछ तो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ये कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी, मतलब ये पोटेंशियल वो है जिसकी वजह से, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। मतलब एक जगह पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाते हैं, एक जगह पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाते हैं। ये जमा होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है पोटेंशियल्स में, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव। तो जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगी नेगेटिव की, वहाँ से नेगेटिव निकलेंगे और पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले की तरफ जाएंगे। कैसे, इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज सेड टू बी एस्टैब्लिश एट 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो 2 इलेक्ट्रोड पे डेवलप होती है ये पोटेंशियल। क्यों, उनमें चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से चार्ज उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ऐसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको देखने मिलेगी। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी इलेक्ट्रोड का जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सर इसका मतलब 25 के अलावा और कोई टेम्परेचर हुआ तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगी? यस, टेम्परेचर के साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो हमने एक फिक्स वैल्यू अगर पता करना है किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, एक फिक्स वैल्यू अगर हमको रखना है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, E0 से, E0 भी बोलते हैं, E0 भी बोलते हैं। तो किसी भी केमिकल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर किसी ने बोला तो मतलब समझ जाना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमने अज्यूम किया है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 है, होता नहीं है बट हमने ऐसा मान लिया है कि आज से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा, और जिनका पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, जिन सब्सटेंसेस का हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उनका वैल्यू हम नेगेटिव में लिखते हैं। और हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, मतलब बाकियों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोजन से जिनका भी ज़्यादा वैल्यू आता है तो उनका पॉजिटिव हो जाता है, जिनका कम आता है उनका नेगेटिव होता है। याद रखो बच्चा लोग, जिस भी सब्सटेंस का जितना ज़्यादा पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो सब्सटेंस उतना अच्छा रिडक्शन रिएक्शन शो करेगा, मतलब उतना ईजिली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या बोला मैंने, जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होगा वो रिडक्शन रिएक्शन उतना ईजिली करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को उतना ईजिली गेन करेगा, और जो गेन करता है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। इसलिए टॉप पे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रीज़न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हेंस वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है। जिस सब्सटेंस का वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, नेगेटिव में अगर मान लो 200 है और नेगेटिव में या नो 400 है, तो कहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है, नेगेटिव में। देखो नेगेटिव मतलब ये नंबर लाइन वाला नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव बस एक साइन है, वो सब सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो नेगेटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, मतलब 400 ज़्यादा है नेगेटिव में, तो वो उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करेगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू, मतलब उतना अच्छा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। वो क्या होता है, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका एक टेबल बना के तुमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जिसके टॉप पे फ्लोरीन है। क्यों भाई, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली गेन करता है, इसीलिए उसका वैल्यू पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा है। हेंस फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को गेन इजीली करता है,
जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन जिसका होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और लिथियम सबसे बॉटम में मिलेगा क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, नेगेटिव में 3.05। तो नेगेटिव में जिसका ज़्यादा वैल्यू वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पॉजिटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में इतना याद रखना। जैसे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपको यहाँ पर दो एलिमेंट दे देंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन, और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे देंगे। आपको बताना है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, जिसका पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा होगा। पॉजिटिव में वैल्यू किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का। मतलब क्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली MnO4 माइनस और Cr2O7 माइनस, इनका वैल्यू दिया हुआ है, जिसका पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब MnO4 माइनस इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू Cr2O7। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। खैर बस आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हो। सेम रिड्यूसिंग एजेंट के भी ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनको ट्राई करना, दिमाग लगाना, हो जाएगा। चलो आज का कार्यक्रम बच्चा लोग हम यहीं समाप्त करेंगे, हमारा टाइम अप हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ है दैट इज़ हमारा सम एनालिटिकल टेक्निक्स, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन जाते जाते आपको लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ रिगार्डिंग अनअकैडमी। तो बच्चा लोग अनअकैडमी पे आप लोग मेरे लाइव क्लासेस देख सकते हो, रोज़ ऑलमोस्ट रोज़ होते हैं मेरे लाइव क्लासेस। मेरा रेगुलर टाइमिंग क्लास 11th के लिए है रात को 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे तक मेरा एक क्लास होता है, स्पेशल क्लास, फ्री क्लास है, ये आप कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, लाइव इंटरेक्शन करते हैं, पोल्स लेते हैं, पोल्स में आप लोग आंसर दे सकते हो। आपका लीडर्स बोर्ड पे रैंक आएगा कि आपने कितने ज़्यादा पोल्स का आंसर दिया, आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके लिए बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और फ्री लेक्चर्स आप मेरे देख सकते हो। मेरा नाम है गौरव जोशी, आप लोग मुझे सर्च करें अनअकैडमी पर, आपको मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा कुछ ना कुछ पढ़ाता हुआ। चलो फिर आपसे मिलते हैं अनअकैडमी पर। उसके अलावा अनअकैडमी जो है आप उस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो सब्सक्रिप्शन से आपको बेनिफिट मिलेंगे बहुत सारे। सी यू नेक्स्ट टाइम बच्चा लोग, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, आई विल कीप यू पोस्टेड, यू कैन जॉइन मी ऑन स्पेशल क्लासेस। बाय बाय।